नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका रीड एंड पास जीएस में स्वागत है। और आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का। बता दें दोस्तों कि जो बोर्ड पे आपका प्रश्न लिखा हुआ है वो अक्सर आपका किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो ये जो सारे प्रश्न है वो आपका काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न है, तो इस पे आप गौर करेंगे और आने वाले जो भी परीक्षा है ना, उसके लिए आप तैयार होंगे। तो चलिए आज हम लोग अर्थशास्त्र से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। पहला जो यहाँ पे प्रश्न करता है कि दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय का अनुमान 20 रुपया वार्षिक जो है 1867-68 में लगाया। ये आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले आय का जो आकलन किया है वो आपका दादा भाई नौरोजी ने किया है। और वो कितना किया है, यानी 1867-68 में 20 रुपया वार्षिक किया है। यानी 1868-67 में जो आपका भारत का जो प्रति व्यक्ति आय था वो मात्र 20 रुपया था। सोच लीजिए कि आपका देश का उस समय स्थिति क्या होगा, क्योंकि उस समय तक अंग्रेज भारत में आपके जम चुके थे और इसे हर तरह से आर्थिक शोषण कर रहा था, जिसके कारण यहाँ के व्यक्तियों की आय जो है बिल्कुल आपका कम थी, क्योंकि यहाँ की जो आपका अर्थव्यवस्था था वो बिल्कुल चौपट हो चुका था। तो याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया 1867-68 में। कितना किया, तो 20 रुपया प्रति वर्ष किया। दूसरा जो आपका प्रश्न है, अगर हम 1944-46 यानी स्वतंत्रता से जस्ट कुछ पहले की बात करें तो हमारा देश में जो आपका राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति जो आय था उसका आकलन किया गया है। जो हमारा राष्ट्रीय आय था 4931 करोड़ था, तथा प्रति व्यक्ति जो आय था वो आपका मात्र 204 रुपया था। यानी आज़ादी के समय में ही समझ लीजिए कि बहुत ही प्रति व्यक्ति आय कम था। इसके पीछे ये कारण था कि इस समय अंग्रेज़ तो वापस लौट रहा था, लेकिन भारत को बिल्कुल हर तरीके से पंगु बना दिया था, कमज़ोर बना दिया गया था, जिसके कारण इसका अर्थव्यवस्था काफ़ी आपका गिरा हुआ था, जिसके कारण यहाँ के लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय था मात्र आपका 204 रुपया था। इसके बाद डाकू राज्य की उपमा 1765 से 72 ईस्वी तक बंगाल को इतना ज़्यादा शोषित किया गया, इतना ज़्यादा लूटा गया, जिसके कारण जो है आपको 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकुओं का राज्य कहें तो ये गलत नहीं होगा। यानी डाकुओं का राज्य बंगाल को कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि उस समय जो है बंगाल को बहुत ज़्यादा लूटा गया था। तो डाकू राज्य की उपमा किसको दिया गया, बंगाल को, क्योंकि 1765 से 72 ईस्वी तक इसको पूर्ण रूप से लूटा गया, जिसके कारण लग रहा था कि पूरा बंगाल का जो आपका धन है, संपत्ति है, वो बिल्कुल आपका क्या हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया था। इसके बाद औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, तो समझिए औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का अर्थ है किसी देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश के द्वारा हैंडल किया जाना। यानी अगर भारत की अर्थव्यवस्था है और इसका संचालन आपका इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था कर रही है या दूसरे देश की अर्थव्यवस्था कर रही है, तो ऐसे स्थिति में आपको बता दें कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का अर्थ यही है कि जब जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश द्वारा शासित हो, तो वैसे हम लोग अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक कहते हैं। इसके बाद भारत कृषि प्रधान देश है, तथा यहाँ पे आपका लगभग आपका 85% जो लोग हैं वो आपका गांव में रहते हैं। और आप जानते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान होने के पीछे सबसे बड़ा जो आपका लॉजिक है कि भारत का जो भूमि है दुनिया का सबसे उपजाऊ ज़मीन में से एक है। यहाँ का गंगा का जो मैदान है या उत्तरी मैदान जो है न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व में आपका उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन काल में इसको भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। जब यहाँ पे अंग्रेज नहीं था
तब भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे एक भी व्यक्ति जो है भूखे नहीं मरता था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? तो यहाँ पे उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था, यहाँ की आपका भूमि काफ़ी उपजाऊ थी। इसलिए आज भी देख लीजिए कि भारत में लगभग 85% जो लोग हैं गांव में निवास करते हैं। भारत को अगर गाँव का भी देश कहें तो गलत नहीं होगा। इसके बाद जमींदारी व्यवस्था में आपका बहुत सारी व्यवस्थाएं लागू की गई थी भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसमें अस्थाई बंदोबस्त, जागीरदारी या मालगुजारी भी कहते थे। यानी जमींदारी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त या जागीरदारी, ये सारे व्यवस्था जो है अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया। जमींदारी व्यवस्था जो है लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा लाया गया था 1793 ईस्वी में। बहुत ही बीबीआई है, अगर आपसे पूछा जाए कि जमींदारी व्यवस्था को किसने लाया, तो लॉर्ड कर्नवालिस ने लागू किया 1793 में, है ना। और ये जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लाया गया। तो इतना को आप खींच ले स्क्रीनशॉट। तो आपने देखा यहाँ पे कि जमींदारी व्यवस्था जो है आपका 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में लाया गया और इसको लाने वाला लॉर्ड कर्नवालिस था। और आपको बता दें कि इसका जो सलाहकार था वो आपका जेम्स ग्रांट एवं सर जॉन सॉन थे। इसके बाद याद रखिएगा सलाहकार कौन थे? जेम्स ग्रांट और सर जॉन सॉर थे। इसके महलवाड़ी व्यवस्था, भूमि पर अधिकार, ग्राम समुदाय, ये महलवाड़ी व्यवस्था जो था इस पर भूमि पर जो अधिकार होता था वो ग्राम समुदाय का होता था। और व्यवस्था का जो प्रवर्तक था वो आपका हॉट मैकेंजी था। क्या था? हॉट मैकेंजी। 1822 में ये जो है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में लागू किया गया। लगभग 30% जो है आपको वसूला जाता था, बाद में इससे ज़्यादा भी वसूला गया। उसी प्रकार से आपका जमींदारी व्यवस्था में लगभग 19% वसूला जाता था। इसके अलावा देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिस पर भूमि का अधिकार जो है रैयत लोगों का था, यानी कृषक लोगों का था। यहाँ पे मालगुजारी जो है आपका 30 से 33% और बाद में जो है 50% तक कर दिया गया। अगर आपको पूछे कि मालगुजारी जो आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था था वो कौन कौन सा एरिया में प्रभावित था, तो उसमें आपका मद्रास, मुंबई तथा असम, ये जो क्षेत्र थे यहाँ पे आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था को क्या किया गया? लागू किया गया। इसके बाद महलवाड़ी भू साधारण सर्वप्रथम जो है आपको लागू करने वाला जो था, बीबीआई क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और देख लीजिए, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था उसको लागू करने का श्रेय जो है आपका टॉमस मुनरो को और विनगेट को जाता है। विनगेट ने इसको मद्रास में स्टार्ट किया था और टॉमस मुनरो ने खास करके मुंबई और असम में इसको संचालित किया था। इसके अलावा जो है 1833 ईस्वी में आपको बता दें कि महलवाड़ी भू धारण व्यवस्था जो है सर्वप्रथम जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा अवध में लाया गया। यानी महलवाड़ी भू धारण प्रणाली व्यवस्था जो था वो आपका 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा आपको लागू किया गया। और ये खास करके अवध की बात करें या आगरा की बात करें, यहाँ पे आपको लागू किया गया। इसके बाद बंगाल में जो है सर्वाधिक आपका जो भीषण अकाल पड़ा था वो आपका 1943 में पड़ा था। इतना भीषण अकाल था जिसमें कई लाख लोग जो है आपका ग्रसित हुए थे। तो आप याद रखिएगा कि आपसे अगर पूछा जाए कि बंगाल में जो है भीषण अकाल कब पड़ा, तब वो जो है था आपका 1943 में, और वो भी आपका कहाँ? बंगाल में। तो याद रखिएगा उसका ना। तो ये सारे जो आपके प्रश्न हैं काफ़ी सेलेक्टेड हैं। इसको एक बार, 2 बार, 3 बार, जितना बार इच्छा करे आप इसको पढ़िए, सुनिए, ताकि इससे जुड़े हुए जो आपका कंसेप्ट है वो आपका माइंड में बना रहे। और किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाएं तो आपसे ना छूटे, पूछे भी जाते हैं। तो धन्यवाद, इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए।